हेलो साथियों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। हमारे बीटीएससी लैब टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले साथी, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा ही चल रहा होगा, चलना भी चाहिए। आज हम आप लोगों के बीच कुछ लेबोरेटरी के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में कुछ हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी लोग जानते हैं कि लैब टेक्नीशियन मेडिकल सिस्टम का बैकबोन होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं। तो लैब टेक्नीशियन का मेडिकल सिस्टम में क्या योगदान है, उसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जानते हैं कि व्हेन ए पर्सन इज़ इल डायग्नोसिस बिगिंस। जब मनुष्य बीमार पड़ता है, डायग्नोसिस शुरू हो जाता है। मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जब फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ बीमारी की पता नहीं चलती है, तब उसे लोग लैब में भेजते हैं। और लैब में पैथोलॉजिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, जहाँ पर उस काउज़ का डायग्नोज किया जाता है और उसको बीमारी की पता लगा के उसका रिपोर्टिंग करके उसको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी इज़ a branch of biological science in which we deals with the nature of disease through a study of its cause, its process and its effect। तो जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसका सिम्टम जो होता है वो उसके सिस्टम को डिस्टरबेंस करता है और उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो इफ़ेक्टेड हो जाता है बॉडी का। तो पैथोलॉजी में इसी चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं। और क्लिनिकल पैथोलॉजी में इसमें लैब टेक्निक्स की अप्लाइड करके बीमारी को पता लगा के हम लोग डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, उसके सोर्स की पता लगाते हैं, तब उसका हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फिजिशियन एडवाइस करता है, कोई भी फिजिकल सिम्टम्स देख के उसको डायग्नोज करके ये बीमारी होगा, तब वो पेशेंट हमारे लैब तक आता है। जब लैब में आता है तो हमारे लैब में लैब टेक्नीशियन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारा लैब मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो लैब मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा जो लैब है वो एक्चुअली 3 तरह के लैब होते हैं। हमारे लैब जो है सो हमारे क्लिनिकल लैब इम्प्रूवमेंट एक्ट 1988 के तहत लैब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हो गया बेसिक लैब, जिसमें कि बेसिक टेस्ट जो होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, TCDC, ESR, PCV, रूटीन यूरिन, ये छोटे छोटे जो जांच होते हैं वो बेसिक लैब में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद मॉडरेट लैब आता है। तो मॉडरेट लैब में मॉडरेट कम्प्लेक्सिटी का जितने भी टेस्ट होते हैं उसका वहाँ पर डायग्नोसिस होता है, जिसमें कि आपको रूटीन हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जितने भी हैं, प्लेटलेट्स काउंट्स,
TLC DLC हो गया, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हो गया, CSF है ना, सीमेन एनालिसिस, एसाइटिक फ्लूइड वगैरह सब जितना भी है, और कुछ बायोकेमिकल टेस्ट, साथ ही साथ कुछ एलिजा टेस्ट जो ही है, जो हम लोग कार्ड किट से करते हैं, वो सारे टेस्ट मॉडरेट लैब के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद आ जाता है हाई कम्प्लेक्सिटी लैब, जिसमें कि बहुत ही हाई कम्प्लेक्सिटी टेस्ट किया जाता है, जो जैसे हो गया बायोकेमिस्ट्री एलिजा टेस्ट के साथ साथ हिस्टोपैथो, इसमें बायोप्सी टेस्ट होता है, सेटोलॉजिकल टेस्ट जितने हैं, जिसमें CSF हो गया, FNAC वगैरह, और भी बहुत हैवी टेस्ट जितने भी होते हैं वो हाई कम्प्लेक्सिटी लैब में होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब था कि सेटअप ऑफ मीडियम कम्प्लेक्सिटी लैब जो होता है एक, उसमें क्या सब ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक बहुत ही वेल वेंटिलेटेड स्पेसियस बिल्डिंग होना चाहिए, जो कि मरीज जहाँ पर आसानी से पहुँच सके, और वेल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपना जांच करवा सके। तो मीडियम कम्प्लेक्सिटी लैब जो होते हैं, उसमें एक मकान जो होते हैं, स्पेसियस मकान, जिसमें कि एक स्पेसिमेन कलेक्शन रूम होता है, वेटिंग रूम जिसे कहते हैं, उसमें एक लैब होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और फिर उसमें पैथोलॉजिस्ट का रूम होता है, हेमेटोलॉजी रूम होता है, बायोकेमिस्ट्री रूम होता है, माइक्रोबायोलॉजी रूम होता है, हिस्टोपैथोलॉजी रूम होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रूम होता है। ये सारे रूम जो होते हैं एक मीडियम कम्प्लेक्सिटी लैब के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पर हीटिंग, वेंटिलेशन और लाइटिंग की पूरा व्यवस्था होनी चाहिए। फायर प्रिवेंशन फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन एंड स्टाफ फैसिलिटी होनी चाहिए, कंप्रेस्ड एंड लिक्विफाइड गैस जो होता है उसको मार्क्ड करके लेजिबली विथ इट्स कंटेंट एंड शुड बी करेक्टली कलर कोडेड, उसको कलर कोड से मार्किंग किया जाता है सिलेंडर को। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ स्टाफ बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। जितने भी वर्कर या पेशेंट किसी भी तरीके का कोई वहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी होना चाहिए बॉक्स फर्स्ट एड के लिए। केमिकल एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उसको करेक्टली लेवल्ड किया जाता है। और बहुत सारे लैब इक्विपमेंट होते हैं, समझ गए। डिकंटामिनेशन का भी ख्याल रखा जाता है, डिस्पोजल का भी ख्याल रखा जाता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे जगह पर डिस्पोज किया जाए और उसको डिसइंफेक्टेड किया जाए। ठीक, लैब के जितने भी स्पेस और सरफेस है उसको भी डिकंटामिनेशन होना चाहिए। जितने भी फर्नीचर है, इक्विपमेंट है जो लैब में ज़रूरी होते हैं, उस सारे को लिक्विड या गैसियस केमिकल से, डिसइंफेक्टेंट से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। ये सब का ध्यान रखा जाता है। जैसे हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन हो गया, ये सब ज़रूरी होती है लैब में। और बहुत सारे हैजार्ड्स होते हैं जिसको कि लोग सही ढंग से उसको
सेफ्टी साइन दे करके उसको सजा के रखते हैं। सभी को मार्किंग किया जाता है। जितने भी एसिटिक एसिड होते हैं, एसीटोन, अल्कली वगैरह होते हैं, जितने भी हैजार्डस मटेरियल होते हैं, सभी को उसका अपना अपना सिंबल होता है। सभी जगह सिंबल, कोरोसिव का सिंबल होता है, टॉक्सिक का सिंबल होता है, फ्लेमेबल हैजार्ड्स का सिंबल होता है। तो ये सारी चीज़, एक्सप्लॉइट का सिंबल होता है, उस सारी चीज़ पर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ सब फैसिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ का जितने भी मैन पावर है, जिसमें कि स्टाफ हो गए, डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन, वेल ट्रेंड होना चाहिए, समझ रहे हैं। फिर लैब में प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन होना चाहिए, जो कि कोई भी पैथोजन का ट्रांसमिशन नहीं हो। ठीक, वहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है, जिससे कि इन्फेक्शन को लैब का जितने भी लैबोरेटरी वर्कर है, उसको इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक जो मीडियम लैब होता है, मीडियम बेसिक लैब, उसमें इतनी फैसिलिटी ज़रूरी होती है, समझ गए कि नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ फैक्टर होते हैं जो लैब की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, और कुछ फैक्टर होते हैं जो लैब के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो जो वैसा फैक्टर जो लैब की प्रोडक्टिविटी को घटाता है, उसमें आ गया पुअर मोटिवेशन, पुअर कम्युनिकेशन, अंडर स्टाफ की कमी हो, है ना कि नहीं, संवाद की कमी हो, मोटिवेशन की कमी हो। ये सभी जो होते हैं वो लैब की प्रोडक्टिविटी को घटाते हैं। लैब के स्टाफ की सैलरी लो हो, उससे उसको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। वर्कर जितने भी है वो सेटिस्फाइड नहीं हो एनवायरनमेंट से, जहाँ पर नॉन टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो, समझ रहे कि इंस्ट्रूमेंट की कमी हो, मेंटेनेंस जहाँ कम हो, ओवर टाइम जहाँ काम लेता हो स्टाफ से। तो ये सारे चीज़ जो है सो लैब का प्रोडक्टिविटी को पुअर करता है। तो इस सब को दूर करके हम लैब के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कौन से फैक्टर है जो कि लैब के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है? तो लैब के प्रोडक्टिविटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि एम्प्लॉय को बढ़ाना। तो हमारे पास एडुक्वेट एम्प्लॉइंग स्टाफ होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में स्टाफ होने चाहिए। वर्क एनवायरनमेंट जो होनी चाहिए वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एडिक्वेटेड होना चाहिए और ऑटोमेटेड होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम कम होना चाहिए। ये सारी बात जो है वो लैब की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, समझ गए।
और कभी कभी लैब में होता क्या है कि कुछ मेडिको लीगल प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि मेडिकल लीगल प्रॉब्लम जो है वो द पेशेंट कैन sue द फॉलोइंग पर्सन फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस। मानी कि सर्विस में कमी अगर हो रहा है पेशेंट को, तो उसके लिए एक्ट बना हुआ है CPA इंडिया 1986, कि लेबोरेटरी रन बाय पैथोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और टेक्नीशियंस, द प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और पोली क्लिनिक, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो ये हो गया आपको एक मीडियम लैब जो होता है उसके लिए ज़रूरी तथ्य, जिससे कि एक मीडियम लैब को कंडक्ट करा सके। आगे फिर हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही।